गुड मॉर्निंग। टैक्सेशन जो कर रहे थे हम लोग बिजनेस प्रोफेशन, उसमें लास्ट क्वेश्चन थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था लैपटॉप में, तो उस क्वेश्चन को करेंगे और इसके बाद कंटिन्यू कर रहे हैं आज क्लास। यस, लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 एक बार डिस्कस कर लेते हैं। क्या दिया था क्वेश्चन में? इसमें बोला था फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट द allowable depreciation or capital gain or loss if any for the previous year 23-24, right? रिटन डाउन वैल्यू ओपनिंग, ओपनिंग ये दे दिया था आपका। ओपनिंग रिटन डाउन वैल्यू कितना दिया था? एक मिनट, चेंज कर लेते। बोलो कितना दिया था ओपनिंग रिटन डाउन वैल्यू? यस, ऑन मशीनरी 5 लाख और फर्नीचर 1 लाख। फिर परचेज है, परचेज में एक चीज मेंशन किया, मशीनरी में टोटल 3 लाख परचेज किए, बट इन ब्रैकेट इट इज गिवन 1 लाख परचेज ऑन 3rd December 23। So obviously out of 3 lakh, 1 lakh on 3rd December, remaining no information about that. We assume it is purchased, yeah, use more than 180 days. मतलब हाफ ईयर, मिड ऑफ द ईयर परचेज क्या मानते? तो डेट नहीं है तो मिड ऑफ द ईयर, तो मिड ऑफ द ईयर तो 180 डेज तो हो ही गया ना, और 180 डेज हो गए तो फुल रेट लग जाएगा। और जो परचेज किए 3rd December को, ये आपका बिलो 180 डेज हो रहा है। सिर्फ तो बोलो दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 4 महीना हो रहा है, पूरे 4 महीना कंप्लीट भी लेते हैं आपका 123-4 डेज होगा मैक्सिमम, ठीक है ना? तो ऑब्वियस बात है इसमें डेप्रिसिएशन हाफ रेट करोगे जो न्यू एक्विजिशन था, और फर्नीचर में एक्विजिशन 20,000 था, ये दोनों जोड़ लिए। इसके बाद सेल भी हो, 2 लाख का मशीनरी बेचे और फर्नीचर 150 में बेचे। अच्छा, कितना का फर्नीचर बेचे वो बताया नहीं, लेकिन फर्नीचर में देखो 120 माइनस 150 नेगेटिव हो रहे हैं ना, तो आप नेगेटिव लिख सकते हो। बेटर होगा नील लिख लेना। और जो नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, एक बार आप लोग कैलकुलेशन कर लोगे नेगेटिव वैल्यू कितना आ रहा है। सॉरी एक मिनट, नेगेटिव वैल्यू आ रहा है कितना? 120 माइनस 30,000। तो 30,000 दैट शुड बी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो नोट में मेंशन कर देना, जैसे मैंने यहाँ नोट में मेंशन कर दिया फर्नीचर में कि क्लोजिंग ब्लॉक नेगेटिव है कितना से? 30,000 से, ट्रीटेड एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, नो डेप्रिसिएशन इज अलाउड एंड क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी क्या हो जाएगा? नील, राइट? यस सर। अब आ जाते हैं फर्नीचर, सॉरी मशीनरी। मशीनरी में इस क्वेश्चन में देखोगे, एक तो रेट नॉर्मल भी दिया है और एक एडिशनल डेप्रिसिएशन भी दिया है। मशीन पे लगता है ना एडिशनल डेप्रिसिएशन 20%, हाफ बिलो 180 तो हाफ रेट यूज करोगे, तो वही कैलकुलेशन इसमें आएंगे। तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन कुछ इसमें इरेज हो गया था, कुछ पोर्शन है फिर। तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन कितना? और न्यू एक्विजिशन 1 लाख, 1 लाख जो खरीदे थे 3rd December को बाय किए थे, इट इज यूज बिलो 180 डेज। प्रॉपरली लिखोगे बेटर रहेगा। इट इज यूज कितना दिन यूज किया बोलो? 180 से बिलो। और 180 से बिलो तो रेट क्या करोगे? हाफ कर दोगे। इसमें पीरियोडिकली नहीं होता कि 4 महीने 4/12 कर लो इंटू रेट ऑफ डिप्रीशिएशन इंटू 4/12 करो। अरे एक भी दिन यूज हो गया ना प्रीवियस ईयर में न्यू एक्विजिशन में, पुराना का नहीं, वो तो पहले से बैलेंस है। एक भी दिन यूज हो गया तो इस केस में आपको हाफ रेट अप्लाई करना होगा, और 180 से अबव हो गए तो फुल रेट अप्लाई करना होगा। पीरियोडिकली कभी नहीं करोगे, ये ध्यान में रखना। तो इसमें 1 लाख पे रेट क्या हाफ हो गया? 15% दिया था नॉर्मल रेट, 7.5%, 7,500। और इसमें जो बैलेंस है, आप उसमें आते जो बैलेंस है अनबैलेंस, एक सेकेंड दिखाओ। ऑन बैलेंस तो उसमें न्यू भी है। बोलो 3 लाख न्यू कर दिए थे ना मशीनरी में, देखो याद करो 3 लाख बाय किए थे, तो 3 लाख बाय किए थे, उसमें से 1 लाख का तो आफ्टर, सॉरी ये बाय किए थे 3rd December को, तो रिमेनिंग पहले बाय किए थे, वो बताया नहीं उसके बारे में, तो उसमें तो फुल रेट लगेगा ना। तो रिमेनिंग 2 लाख पे फुल रेट लगेगा, 2 लाख पे फुल रेट, फिर बैलेंस पे फुल रेट। तो जरूरत नहीं, बाकी जो बैलेंस क्लोजिंग है ना, क्लोजिंग 6 लाख से माइनस कर दो 1 लाख, तो बैलेंस ऑन बैलेंस इक्वल टू कितना? 6 लाख माइनस 1 लाख, दैट इज 5 लाख। 5 लाख, और इस पे क्या रेट अप्लाई करोगे? 15%, है ना? 5 लाख पे 15% करो, 75,000। तो नॉर्मल डिप्रिसिएशन ये दोनों जोड़ लेना, आ जाएगा 82,500। ठीक है? यस सर।
समझ में आ रहा है ना? अब फिर इसमें मेसन में बोला था एडिशनल डिप्रिसिएशन, फर्नीचर में तो होएगा नहीं, वो तो कैपिटल गेन आ गया, अगर होता तो उसमें नहीं, उसमें एडिशनल डिप्रिसिएशन नहीं लगेगा, ठीक है ना? यस, अब आ जाते हैं नॉर्मल डिप्रिसिएशन है था, तो बी लिखो एडिशनल डिप्रिसिएशन। एडिशनल डिप्रिसिएशन, क्या एडिशनल डिप्रिसिएशन इसमें लगेगा? अरे हाँ, अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, न्यू प्लांट इंस्टॉल कर रहे हैं, न्यू एक्विजिशन हो रहे हैं ना, तो इस केस में एडिशनल जो नॉर्मल डिप्रिसिएशन है 15%, तो 15% अलाउ किया ही जाएगा, नॉर्मली 15% है और भी बहुत सारे रेट है, और एडिशनल डिप्रिसिएशन भी अलाउ किया जाएगा। बट हाँ एक चीज, अगर आप न्यू रिजिम फॉलो कर रहे हो, नॉर्मल रिजिम मतलब पुराना नहीं, तो इसके इसमें सेक्शन अगर बोल दिया सेक्शन 115 BAC, तो न्यू रिजिम में होता है ना, तो इसके इसमें एडिशनल डिप्रिसिएशन अलाउ नहीं होता, उसमें बहुत सारे डिसअलाउड होता है। खैर, तो एडिशनल डिप्रिसिएशन अलाउ नहीं किया जाएगा, नॉर्मल, ठीक है। तो बट यहाँ तो कुछ बोला नहीं, तो हम लोग ओल्ड रिजिम के हिसाब से ट्रीट करेंगे विदाउट अप्लाइंग सेक्शन 115 BAC। तो इसमें एडिशनल डिप्रिसिएशन क्वेश्चन में बोल दिया ना एडिशनल, तो इसमें न्यू एक्विजिशन पे ही एडिशनल डिप्रिसिएशन होता है। तो दो न्यू एक्विजिशन, ध्यान दो, 3 लाख का था, 1 लाख पे तो बिलो 180 डेज और बाकी 2 लाख अबव 180 डेज। तो जो 2 लाख है, अब यूज 180 अबव, तो उसमें फुल रेट 20% एडिशनल डिप्रिसिएशन लगाओगे, और जो 1 लाख इसमें परचेज किए 3 दिसंबर, ये बिलो 180 डेज, इसमें हाफ रेट, 20 का हाफ मतलब 10% अप्लाई करोगे एडिशनल डिप्रिसिएशन। एडिशनल का रेट क्वेश्चन में नहीं भी दे, यही फॉलो होता है, इसमें दे दिया था 20%। तो लिखो ऑन न्यू एक्विजिशन यूज बिलो 180 डेज, ऑन, अच्छा, न्यू एक्विजिशन यूज्ड बिलो 180 डेज, इसमें 10%, क्यों, हाफ इंटू 20, 10% रेट अप्लाइड, ठीक है। तो डिप्रिसिएशन इक्वल टू, बोलो 180 बिलो क्या यूज किए थे, 1 लाख, उसमें 10% करोगे कितना आएगा, 10,000, एंड ऑन न्यू एक्विजिशन यूज 180 डेज और अबव, न्यू एक्विजिशन जो यूज किए कितना 180 डेज और अबव, तो बोलो टोटल 3 लाख में से, 3 लाख न्यू एक्विजिशन ना, इसमें से 1 लाख तो यूज किए बिलो 180 डेज, तो रिमेनिंग 2 लाख, राइट। और उसमें क्या रेट लगेगा, 20%, तो 2 लाख पे 20% कितना होता है, 40,000। इन दोनों को जोड़ लो, 40 10 हाउ मच, 50,000, ठीक है, टोटल। तो ये एडिशनल डिप्रिसिएशन इज 50 और नॉर्मल डिप्रिसिएशन 80 to 500, ये दोनों को जोड़ लो, आ जाएगा टोटल डिप्रिसिएशन अलाउड। देखो टोटल डिप्रिसिएशन इक्वल टू 80 to 500 प्लस 50,000, 80 to 500 प्लस 50, तो इज इक्वल टू 132 500, राइट। टोटल डिप्रिसिएशन अलाउड हाउ मच, 132 500। समझ में आया? अगर हाँ, और से अब फिर पूछता इसका क्लोजिंग रिटन डाउन वैल्यू बोलो, तो ये अंडरलाइन नहीं करते, यहाँ जो अंडरलाइन किए ना, ये अंडरलाइन नहीं करते, इसमें से क्लोजिंग से लेस कर देते, डिप्रिसिएशन अलाउड 132 500, 6 लाख से माइनस करते, तो क्लोजिंग रिटन डाउन वैल्यू आ जाता। और फिर नेक्स्ट ईयर में फिर वही ओपनिंग रिटन डाउन वैल्यू हो जाता, जैसे अभी ओपनिंग लिखे है ना, तो लास्ट ईयर का बैलेंस ही आया था इतना, क्लोजिंग डब्ल्यूडी भी वही इस साल का ओपनिंग हो गया था। वैसे ईयर आफ्टर ईयर कंटिन्यू होते जाएगा, ठीक है ना। और हाँ, फर्नीचर में अभी तो न्यू खरीदे थे, फिर भी नेगेटिव आ गया तो नील, डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज करोगे, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना माना जाएगा ना, वो जो नेगेटिव आया 30,000, राइट, यस। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन है जिसको थ्योरेटिकली आया, एग्जैक्टली थ्योरेटिकली बोल सकते हो, वो क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन नंबर 7, हम एक बार क्वेश्चन
ओपन करना क्या है, आप लोगों के पास तो है रिविजन शीट। तो इसमें क्वेश्चन 7 हम डिस्कस करते हैं। और इसको एक्चुअली इसमें बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंसेस या बोल दिया एक्सपेंसेस है, ये एक्सपेंसेस बिजनेस में अलाउ होगा, अलाउएबल एक्सपेंसेस या डिसअलाउएबल एक्सपेंसेस, ये बिजनेस में अलाउ किया जाता है या नहीं किया जाता है। कहीं पे पूछेगा एडमिसेबल एक्सपेंसेस और नॉट एडमिसेबल, ये बताओ। तो ऐसा क्वेश्चन है 7। यस, देखते क्या दिया। Discuss the admissibility or otherwise the following items in computation of income under the head profit and gains of business and profession of Abhirup for the assessment year। तो इसमें ये लिखोगे, क्या पूछा था, डिस्कस करना है तो क्या थ्योरेटिकली कुछ लिखना नहीं है, पॉइंट ए बी सी डी लिखते जाओगे। पॉइंट ए क्या दिया है, और 1910-23 paid 25,000 कैश टू सप्लायर ऑफ मटेरियल। से मान लेंगे 1 बिल का है, अगर एक साल में पे किए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बार बार पे कर रहे हैं। टैक्स रूल क्या बोलता है, अगर हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं कैश में, नॉट चेक, नॉट अदर ड्राफ्ट, ठीक है ना, कैश में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, आजकल तो सभी होता है, पेटीएम यूपीआई से होता है या आपका ऑनलाइन मनी ट्रांसफर होता है, तो बैंक से ही हो रहे हैं। लेकिन अब कैश से ट्रांजैक्शन कर रहे हो 10,000 से ज्यादा, ठीक है ना, वन टाइम में, वन बिलिंग में, तो इस केस में आपका एक्सपेंसेस डिसअलाउड हो जाएगा, वो एक्सपेंसेस नहीं माना जाएगा। आप चेक से पे करो, ड्राफ्ट से पे करो प्रॉपर वे से, तो इसमें कितना करोड़ों रुपया का भी ट्रांजैक्शन करो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, अलाउड एक्सपेंसेस। लेकिन अगर आप किसी को वन टाइम बिलिंग में कैश दे दिए कितना का, 10,000 से ज्यादा, तो ये नहीं कि 10,000 से ज्यादा जितना 12,000 दिए तो 2,000 डिसअलाउड होगा, नहीं, पूरा 12,000 डिसअलाउड हो जाएगा जितना कैश एक्सपेंसेस। तो ये क्या बोला, पे की ना कैश टू सप्लायर और मटेरियल्स, तो ये लिखो क्या, on 30th 19/11/23 एक पर्टिकुलर डेट पे पे किया, मतलब ये वन ट्रांजैक्शन ही था, ये मान के चलोगे ना। तो कैश पे टू सप्लायर और 19 कैश पेड टू सप्लायर on 19/11/2023 कितना पे किए, ₹25,000। ठीक है, सप्लायर क्यों होता है, मटेरियल्स हो, फिनिश गुड्स हो, जो भी बाय किए थे ना, यस, इस डिसअलाउड एक्सपेंसेस इज disallowed expenses, ठीक है, क्यों ना, एज पर टैक्स सेक्शन सबका है, लेकिन उतना सेक्शन आप ये करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे आप, भूल हो सकता है ना, तो रहने दो इसमें सेक्शन। एज एज पर टैक्स ये लिख दो, एज पर टैक्स रूल, सब एक एक पॉइंट आता है उस पे सेक्शन है, उसके हिसाब से ये होता है, ठीक है। क्योंकि ये जो कैश पेमेंट है ना, पहले ज्यादा था, 20,000 था, अब कितना कर दिया, 10,000 कर दिए, तो ये चेंज होता रहता है। एनीवे, एज पर टैक्स रूल, कैश पेमेंट above रुपीज, अरे पेमेंट लिख जाते कुछ और लग रहा है, above रुपीज, अरे क्या हो रहा है, above ₹10,000 is disallowed, ठीक है। लेकिन हाँ कुछ अलाउ होते एक्सेप्शन है, जैसे अगर आप रिजर्व बैंक में कैसे करोगे, है ना, कैश दोगे, तो उसमें लाखों रुपया कैश तो चलेगा, वो अलाउ कर देगा। लेकिन आप किसी और को, सप्लायर को, ठीक है, और किसी को दोगे तो फिर वो डिसअलाउ करेगा। तो ए पार्ट ओके। बी, बी फिर क्या दिए, बी दिए कैश पेड ₹15,000 एज एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, तो एम्प्लॉयर एक्चुअली हम लोग बिजनेस का कर रहे, तो ये तो खुद एम्प्लॉयर है ना,
इन्होंने एम्प्लॉय के लिए कुछ कंट्रीब्यूट किया ना, श्योर एम्प्लॉयर्स अपना कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय के लिए किया, लेकिन अगर ये डेट ऑफ फाइलिंग फाइलिंग डेट से पहले पे कर दिए तो अलाउ हो जाएगा, और फाइलिंग डेट के बाद पे किए तो कैसे अलाउ करेगा उन लोगों ने, बोलो टैक्स अथॉरिटी अलाउ करेगा? अब पे ही नहीं किया, बोल दिए कि हम पे कर देंगे और इसके बाद में पे नहीं किए तो आपको तो एक्सपेंसेस अलाउ कर दिए, तो पेमेंट बेसिस होता है, ठीक है। जब पे करोगे और ड्यू डेट से पहले पे होना चाहिए तो अलाउ हो जाएगा, और नहीं तो अलाउ नहीं होगा, पेमेंट बेसिस। तो इसमें लिखो एज कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ आफ्टर 1 month of due date of filing is disallowed, और लास्ट में लिखोगे एज पर टैक्स रूल इट शुड बी पेड विद इन ड्यू डेज बिफोर फाइलिंग, इट शुड बी पेड ऑन पेमेंट बेसिस, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। नाउ कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, contribution to RPF by employer after due date, राइटिंग कैसे हो रही है इधर उधर, बग स्ट्रेट नहीं हो रहे, क्या बात। आफ्टर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग, अगर ड्यू डेट ओवर हो गया तो फिर इज डिसअलाउड, disallowed expenses, right? As it is allowed on payment basis, on the cash basis, payment basis as per tax. टैक्स रूल बोलते हैं अब पे करो अलाउ, एक्सपेंसेस का बेनिफिट लो, ठीक है। पे नहीं करोगे तो फिर डिसअलाउड होगा, मतलब टैक्स से हमारा मैटर करता है, प्रोविडेंट फंड सब लीगल मैटर है ना, तो सब में पेमेंट हो जाना चाहिए ड्यू डेट के अंदर। ओके सी, ये पे किया, परचेज ऑफ मशीन कॉस्टिंग 30,000 फॉर पर्पस ऑफ साइंटिफिक रिसर्च रिलेटिंग टू बिजनेस। साइंटिफिक रिसर्च या ये किसी को मतलब साइंटिफिक रिसर्च के लिए किसी रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को भी दे सकता है, वो 100% अलाउ किया जाएगा। मशीन खरीदे 100% अलाउड हो जाएगा सर, मशीन का तो डिप्रिसिएशन नहीं, अरे साइंटिफिक रिसर्च की है, रिसर्च रिलेटेड एक्सपेंसेस, अगर जमीन छोड़ के बाकी साइंटिफिक रिसर्च रिलेटेड कुछ भी खर्चा कर रहा है डेवलपमेंट करने के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में रेवेन्यू एक्सपेंसेस हो, कैपिटल एक्सपेंसेस जो भी हो, ये सब 100% अलाउ किया जाएगा एक्सपेंसेस, ठीक है। बट हाँ, न्यू जो रिजिम उसमें कुछ और है, उसमें कुछ एक्सपेंसेस डिसअलाउड किया जाता है, ठीक है। बट यहाँ ओल्ड के लिए तो अलाउ अलाउ है, तो 100% अलाउड एक्सपेंसेस लिखो। परचेज ऑफ मशीन फॉर साइंटिफिक रिसर्च, परचेज मशीन, परचेज मशीन फॉर scientific research is allowed 100% allowed 100% as expenses, ठीक है। साइंटिफिक रिसर्च है तो अलाउ हो जाएगा 100%, देयरफॉर ये जो 30,000 एक्सपेंसेस अलाउड, ठीक है, अलाउड एज एक्सपेंसेस, 30,000 रुपीज परचेज ऑफ मशीनरी अलाउड एज एक्सपेंसेस, बस ये लिख लेना, ये था क्वेश्चन। इस तरह क्वेश्चन देता है, कुछ एक्सपेंसेस बोल दिया कि ये डिसअलाउड होगा या अलाउ होगा, जैसे होता ना पेनाल्टी फाइन्स, सब फाइन्स नहीं है, कुछ पेनाल्टी डिसअलाउड होता है, फाइन्स होता है, लेकिन कुछ पेनाल्टी ट्रेड एसोसिएशन करते हैं तो उसमें वो अलाउड एक्सपेंसेस होगा, ठीक है। ट्रेड रिलेटेड एसोसिएशन कुछ चार्ज किए, डिले के कारण कुछ चार्ज किए, तो वो सब फाइन्स अलाउड हो जाएगा एक्सपेंसेस, ओके यस। तो अब आ जाते नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा ही है, कुछ एक्सपेंसेस दे दिया और जनरल 22 में आया था, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन साइंटिफिक रिसर्च रिलेटेड ना, ऑनर्स 99 में आया था 9, तो इस तरह क्वेश्चन दे सकता है आपको, ठीक है ना, दे रहे तो अच्छा क्वेश्चन से। क्वेश्चन 8 और 11 तक ऐसा है, और 12 से सारा लॉन्ग क्वेश्चन है, एक लॉन्ग आज करेंगे, इसके बाद एक और क्लास में बाकी, अरे बहुत सारे लॉन्ग है, और 12 हो गया, 13 14 15, ओ ठीक है।
ठीक है ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा, जितना है हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कस द एडमिसिबिलिटी। इसको तो डिस्कस कर ले, इतना हम नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ बता देंगे अलाउड डिसअलाउड, समझ लेना, ठीक है ना। क्या दिया, डिस्कस द एडमिसिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेस और पेमेंट्स फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 या द जनरल 2022। ओके, क्या क्वेश्चन था, एक ए, हम सिर्फ एक्सपेंसेस का थोड़ा लिख रहे हैं और अलाउड होगा डिसअलाउड होगा ये बता देते। प्रोविजन, एनी रिजर्व प्रोविजन क्या होता है, डिसअलाउड। पीबीडीडी ₹14,000 दिया था, यहाँ लिख देना डिसअलाउड एक्सपेंसेस, ठीक है, क्योंकि एनी रिजर्व और प्रोविजन नॉट अलाउड बाय टैक्स। सेकंड, बैड डेट्स। हाँ, अगर टैक्स ऑफिसर रियली बैड है तो बोला तो नहीं कि इसका अपील पेंडिंग है या सॉल्वेंट एटसेट्रा, कुछ तो नहीं बताया, तो अलाउड एक्सपेंसेस। बैड डेट्स कितना दिया, 9,200, ये माना जाएगा अलाउड एक्सपेंसेस, ठीक है। कुछ इंफॉर्मेशन तो नहीं दिया कि इसका सॉल्वेंट या इसके अगेंस्ट में कोर्ट में अपील पेंडिंग, क्या कुछ बताया नहीं, तो फिर अलाउड मान लो कि अलाउड ही मानो। पेमेंट टू क्रेडिटर्स कितना पे किए, 18,500, ये मान लेना एट ए टाइम बोल दिया, अच्छा यस, 10 से अबव है ना, डिसअलाउड हो जाएगा। कैश पेमेंट, कैश पेमेंट कितना किए, ₹18,500 टू क्रेडिटर्स। बोलो बोलो क्या होगा, अभी तो किए थे, 10,000 से ज्यादा है ना, तो क्या होगा, डिसअलाउड एक्सपेंसेस, डिसअलाउड एक्सपेंसेस। तो क्रेडिटर्स को 10,000 से ज्यादा पे करोगे, वो क्या हो जाएगा, डिसअलाउड हो जाएगा, राइट। डी, वन टाइम पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिसअलाउड होता है। प्रोपाइटर, हाँ अगर पार्टनरशिप उसमें अलाउ होता है, ये सोल प्रोपाइटर है, डिसअलाउड हो जाएगा, लिख लेना एक बार पॉइंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू सोल प्रोपाइटर बिजनेस, ये डिसअलाउड हो जाएगा, डिसअलाउड एक्सपेंसेस। अब लोग फिफ्थ सेम में जाके फिर एक करोगे, उसमें फार्म का वैल्यूएशन होता है, फार्म का असेसमेंट होता है, पार्टनरशिप फार्म का, तो उसमें पार्टनर्स को जो इंटरेस्ट देते हैं ना, उसमें अलाउ किया जाता है, एक सर्टेन रेट्स तक अलाउ किया जाता है, समझ में आया? तो इसीलिए यहाँ तो रेमुनरेशन वहाँ अलाउ किया जाता है इसमें, लेकिन सोल प्रोवाइडर, अरे अपना ही बिजनेस में सैलरी कैसे चार्ज करेंगे। पार्टनरशिप में हो सकते हैं, एक्टिव पार्टनर है, एक स्लीपिंग पार्टनर है, एक फाइनेंसिंग पार्टनर, तो उसमें जो एक्टिव है उनको सैलरी मिल सकता है ना, वो अलाउ होता है सर्टेन एक्सटेंट। तो आप लोग सीखोगे फिफ्थ सेमेस्टर में जाके। लेकिन सोल प्रोपाइटर है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर आपका सैलरी टू प्रोपाइटर, ये सब डिसअलाउड हो जाएगा, ओके, डिसअलाउड एक्सपेंसेस। डी, फिर ई क्या दिया है, ई दिया है इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर परचेज ऑफ प्लांट। इंटरेस्ट, अच्छा इसमें दो कंडीशन है, इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंसेस होगा, अलाउ किया जाएगा, लेकिन अगर वो प्लांट रेडी टू यूज हुआ नहीं तो उस पर इंटरेस्ट पे करे तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो प्लांट के साथ जोड़ोगे ना। इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर परचेज ऑफ प्लांट, तो इसमें दोनों चीज हम लिख के देते हैं, इंटरेस्ट अप टू रेडी टू यूज, ready to use of plant, ये disallowed expenses, ये disallowed expenses माना जाएगा as it is capital expenditure। क्यों कैपिटल एक्सपेंडिचर, एसेट्स कॉस्ट में ऐड करना है, ठीक है, प्लांट के साथ ऐड करना है, बोलते हैं ना इंस्टॉलेशन ऐड करते हैं, फिर रेडी टू यूज पहले, अप टू इंटरेस्ट अप टू रेडी टू यूज, जितना भी है जो खर्चा लगता है वो सारा खर्चा जोड़ते हैं, तो इंटरेस्ट भी अप टू रेडी टू यूज, तो एसेट्स कॉस्ट में जोड़ोगे, एक्सपेंसेस में नहीं, तो एक्सपेंसेस डिसअलाउड हो जाएगा, समझ में आया। और इंटरेस्ट आफ्टर रेडी टू यूज कोई अलाउड एक्सपेंसेस, वो तो हर महीना हर साल देते जाएंगे तो एक्सपेंसेस है,
तो एक्सपेंसेस अलाउ कीजिएगा। इंटरेस्ट आफ्टर रेडी टू यूज, इंटरेस्ट आफ्टर रेडी टू यूज इज अलाउड एक्सपेंसेस। ये क्या हो जाएगा? अलाउड एक्सपेंसेस। बस ये था पॉइंट, ये थोड़ा ठीक पॉइंट था, है ना। एसेट्स पे दे रहे हैं इंटरेस्ट ऑन, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन ऑन एसेट्स, तो लोन पे जो इंटरेस्ट है वो अलाउड हो जाएगा अगर आफ्टर रेडी टू यूज है तो, और अप टू रेडी टू यूज है तो और डिसअलाउड एक्सपेंसेस। क्लियर बोला नहीं इसमें एक कौन सा पीरियड का इंटरेस्ट पे किए, इसलिए दोनों लिख देना बेटर, ठीक है। यस सर, ओके। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 2022 ऑन जनरल का आया था, है ना। अब क्वेश्चन 9 करते। 9 भी ऐसे साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंसेस अलाउ होगा या नहीं अलाउ होगा, बस। साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंसेस चाहे वो अपना अपना बिजनेस में रिसर्च डेवलपमेंट करे, उसके लिए प्लांट खरीदे, उसके लिए साइंटिस्ट को हायर करे, उसका खर्चा रिसर्च डेवलपमेंट खर्चा पे करे, वो सारा अलाउड एक्सपेंसेस 100%। मशीन खरीदे, प्लांट खरीदे 100%, लेकिन जमीन खरीदे, उस पर बिल्डिंग बनेगा, फिर आगे साइंटिफिक रिसर्च होगा, तो जमीन के लिए जो है वो नहीं मानोगे, इसमें वो अलाउड नहीं होगा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उस पर डिप्रिसिएशन जो आगे है वो सीखोगे, इसमें अलाउड एक्सपेंसेस बोलकर नहीं दिखाना। बाकी सारा साइंटिफिक रिसर्च, इन हाउस रिसर्च हो, बाहर में रिसर्च करने के लिए किसी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को दिए, कलकत्ता यूनिवर्सिटी को दिए या आईआईटी को दिए, आईआईटी खड़गपुर, मुंबई, है ना, उन लोगों को कुछ कोई कंपनी खर्चा किए दिए बिजनेस प्रोफेसर में, एक्सपेंसेस अलाउड एक्सपेंसेस होगा। चाहे अपना रिसर्च के बारे में हो या किसी और का रिसर्च के बारे में, या वो सेंटर वो अपना रिसर्च रिसर्च करे, लेकिन मैंने दिए उस रिसर्च पर्पस में ना, तो 100% अलाउड हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस बेसिस पे क्वेश्चन 9 था। क्या दिया? मिस्टर रितु बाला खान, सॉरी मिस मिस नॉट मिस्टर, रितु बाला खान engaged in the business manufacturing of jute bags। एक जूट बैग बनाते हैं इन्होंने। The following particulars for the previous year 23-24 compute the deduction available under section 35 under the head income from business and profession, assuming she opted old regime for tax। इसीलिए अगर न्यू रिजीम है तो बोला ना, साइंटिफिक रिसर्च का बहुत सारे एक्सपेंसेस जो अलाउड होता था ओल्ड में, अब डिसअलाउड हो जाता है, तो अलाउड नहीं किया जाएगा। इसीलिए बेटर है, क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रहे तो अब अजम्पशन नहीं ले लोगे कि ओल्ड रिजीम ही है, ठीक है ना। क्यों न्यू में देखो सब बोलते हैं न्यू में बेनिफिट है, स्लैब बढ़ा दिए, ऑलवेज बेनिफिट नहीं है। अभी मैंने टैक्स फाइल किए तो पुराना में फाइल किए तो बेनिफिट मिला हमको, ठीक है। न्यू में बहुत टैक्स लग रहा था, सोचो मेरा इनकम उतना नहीं है, ताकि खैर। क्वेश्चन 9, मिस्टर रितु बाला खान ये जो इंफॉर्मेशन दे रहे तो ए बी सी डी सब पढ़ते जाओ। ए, अमाउंट पेड टू आईआईटी खड़गपुर फॉर एन अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च, रिसर्च इंस्टीट्यूट को पे किया, है ना। अलाउड एक्सपेंसेस हम और बार बार डिटेल्स नहीं लिख रहे, ये फर्स्ट ए बी सी डी हम लिख रहे हैं। अब लोग क्वेश्चन देख लोगे तो आईआईटी खड़गपुर हम सिर्फ ये लिख देते, अरे क्यों इधर उधर होता है, आईआईटी खड़गपुर। इसको क्या किए, इसको पे किए ना, पे टू आईआईटी खड़गपुर 100%, किसके लिए? रिसर्च के लिए 100% अलाउड। अब पूरा नहीं लिखेंगे, एबीसी कर लेंगे। अब लोग के पास रिवीजन सीट तो है। आईएसआई इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में है, स्टैटिस्टिकल रिसर्च नॉट रिलेटिंग टू बिजनेस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपना बिजनेस से रिलेटेड। अरे किसी इंस्टीट्यूट को डोनेट कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं, डोनेट नहीं मतलब रिसर्च के लिए हम कुछ दे रहे हैं, खर्चा दे रहे हैं, तो अगर वो दे रहे हैं एक प्रकार का डोनेशन भी मान लो, लेकिन बिजनेस में एक्सपेंसेस बिजनेस एक्सपेंसेस ही माना जाएगा, ठीक है ना, 100%। तो लिखो आईएसआई, आईएसआई इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ऑफ कोलकाता, जितना भी दिए ये भी क्या होगा, 100% अलाउड, ये सब अलाउड होते जाएगा, ठीक है। सी, क्या किए? IIEST, अच्छा इंडियन, अरे आपका सिरपुर में जो इंजीनियरिंग कॉलेज है ना, तो ये आपका IIEST, तो ये सिरपुर, ये साइंटिफिक रिसर्च एक ही बात है, 100% अलाउड। डी, अमाउंट पेड फॉर परचेज ऑफ लैंड, इन हाउस रिसर्च, ठीक है, जमीन खरीदे ना, आगे उसमें जो रिसर्च सेंटर बनेगा, आगे जो रिसर्च सेंटर बनाने का खर्चा होगा उसमें देखा जाएगा, या नॉट अलाउड या डिसअलाउड। हाँ जमीन है वो एसेट्स है, उस पर डेप्रिसिएशन
होता ही नहीं, जमीन पे डेप्रिसिएशन नहीं होता है ना, लेकिन एसेट्स आप दिखाते जाओगे उस पे डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होता, वो आप एक्सपेंसेस भी अलाउ नहीं किया जाएगा, राइट जी। इसमें एक्सपेंसेस अलाउ होगा नहीं, ये पूछ रहे हैं आपका बिजनेस में, बिजनेस एक्सपेंसेस में अलाउ होगा या नहीं, राइट ना। अमाउंट पेड, फिर रेवेन्यू एक्सपेंसेस इन हाउस रिसर्च, यस अलाउड। इन हाउस रिसर्च अपना ही रिसर्च हो रहे, ठीक है ना, इसके लिए खर्चा किए, तो तो बाकी तो देखो 100% अलाउड, मतलब सभी अलाउ हुआ एक छोड़ के, बस। ये था क्वेश्चन नंबर 9। ये ऑनर्स 19 में आया था। 5 मार्क्स में अगर इस तरह 5 दे दे कितना अच्छा है, बोलो एक एक लिख लो, अलाउड डिसअलाउड सीधे लिखोगे, 5 मार्क्स में 5 मार्क्स का 5 भी मिल जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन देने से ना टाइम भी सेव होता है, मार्क्स भी अच्छा स्कोर होता है। तो इसीलिए ऑब्जेक्टिव में इस तरह मिल गया, लॉन्ग क्वेश्चन से बेटर है, टाइम सेव करेगा और पार्ट मार्क्स तो आपको मिलेगा। एक दो रॉन्ग हो रहे तो फिर भी अदर्स तो मिलेगा ना, और लॉन्ग में अगर 2-3 रॉन्ग हो गया तो मैक्सिमम आपका टोटल में भी रॉन्ग होगा, बहुत ज्यादा मार्क्स काट लेगा। इसीलिए बेटर होगा इस तरह क्वेश्चन को अटेंड करना, प्रायोरिटी इसको देना। ओके, यस। ना क्वेश्चन नंबर 10, 10-11 ऐसा ही है, डिस्कस करेंगे। ए आया था, अच्छा ए आया था 2019 ऑनर्स का क्वेश्चन 9, और ये आया था 2021 ऑनर्स का क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। फिर 22 ऑनर्स का भी है, क्वेश्चन 11 भी था। हम डिस्कस कर लेते हैं एबीसी करके। एक ट्रांजैक्शन तो रेगुलर देखे, एक कैश पेमेंट टू क्रेडिटर्स 50,000, क्योंकि वो रिफ्यूज किए चेक लेना। वो रिफ्यूज तो क्या है, टैक्स अथॉरिटी बोल रहा है आपको भाई चेक ही देना है, नहीं तो उससे ट्रांजैक्शन मत करो, किसी और से करो। चेक नहीं देना चाहते मतलब वो इलीगल एक्टिव, वो भी काम कर रहे हैं, तो आप भी उसमें फंसे हो ट्रैप में, कोई बात नहीं है, डिसअलाउड हो जाएगा। 10,000 से ज्यादा वन टाइम में अगर किसी को पेमेंट कर रहे हो, ठीक है ना, कैश, तो फिर क्या, आपका बिजनेस में वो एक्सपेंसेस पूरा डिसअलाउड हो जाएगा। फिर a sum of rupees 1 lakh as an interest on loan paid on 1 month after the due date, और ये ड्यू डेट फाइलिंग है ना, रिटर्न फाइल के बाद पे की, तो रिटर्न एक्चुअली लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन पेड आफ्टर 1 मंथ, ओके, तो डिसअलाउड एक्सपेंसेस। भाई फाइलिंग हुआ, फाइलिंग से पहले पे कर देते तो अलाउ हो जाता, डिसअलाउड एक्सपेंसेस। क्यों, अब एज पेड आफ्टर फाइलिंग ऑफ रिटर्न, ठीक है, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, वैसे दो ही आया था एक्चुअली, ऑब्जेक्टिव में होगा 2-3 नंबर पे दिया हो, इसके साथ भी कुछ क्वेश्चन दिया होगा श्योर। क्वेश्चन नंबर 11 आया था 2022 ऑनर्स। इसमें भी क्या दिया, ए कैश पेड 25,000 क्रेडिटर्स को पे की, एक ही ट्रांजैक्शन चाहे जनरल हो चाहे ऑनर्स हो, अलाउ जा रहा है, डिसअलाउड। 10,000 से ज्यादा कैश पे कर रहे हैं तो डिसअलाउड हो जाएगा। बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डिसअलाउड, पहले डिस्कस किए थे ना। सोल प्रोपाइटर, तो डिसअलाउड। और यही अगर पार्टनरशिप है अप टू सर्टेन एक्सटेंट अलाउड, सोल प्रोपाइटर बोल दिया ना तो डिसअलाउड हो जाएगा। पेनाल्टी, डिसअलाउड। पेनाल्टी, फाइन, ये सब क्या होता है, डिसअलाउड होता है, बस। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11 2022। इस तरह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देता है, सिर्फ बोल देगा एक्सपेंसेस अलाउड होगा। हम लोग इनडायरेक्ट मेथड किए थे ना, तो उसमें एक्सपेंसेस डिसअलाउड ऐड करते थे, अलाउड लेस करते थे। तो जो डिसअलाउड एक्सपेंसेस कौन कौन सा, याद करो, ट्रांसफर टू रिजर्व, पर्सनल एक्सपेंसेस है ना, एल हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, LIC प्रीमियम पे किए, सैलरी खुद चार्ज किए, अपना रिलेटिव को सैलरी दिए लेकिन जो एम्प्लॉय नहीं है बिजनेस का, ये सब एक्सपेंसेस, कोई भी अब कैश पेमेंट, ये सब लिखे थे ना, जो डिसअलाउड पार्ट लिखे थे, इनकम टैक्स, ये सब पर्सनल डिसअलाउड हो जाएगा। तो बस इसी तरह उसमें याद रखना है क्या डिसअलाउड हो या अलाउड है। थ्योरी पोर्शन इस तरह दे दिया तो शॉर्ट में एकदम मार्क्स मिल जाएगा आपको, उतना टाइम भी नहीं लगेगा। यस, आप क्वेश्चन 12 से ये लॉन्ग क्वेश्चंस, और इससे तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अभी दे रहे इसीलिए बेटर है वो प्रैक्टिस रख लोगे, ठीक है ना। यस, क्वेश्चन 12 करे, 12 क्वेश्चन नंबर
12, इधर भी स्पेस है इसीलिए बार बार इधर करो, ठीक है, इधर कर लेते। क्वेश्चन 12, ये डायरेक्ट मेथड है, ठीक है। दासगुप्ता मेडिकल प्रैक्टिशनर बोले तो ना रिसीव पेमेंट दे देता है, तो आप फॉलो करोगे डायरेक्ट मेथड, मतलब कितना प्रोफेशन का इनकम है वही इनकम अलाउड दिखाओगे बिजनेस प्रोफेशन के हिसाब से, और कितना एक्सपेंसेस है बिजनेस का या प्रोफेशन का वो एज पर टैक्स रूल, एज पर टैक्स रूल माइनस करोगे आ जाएगा। और इनडायरेक्ट मेथड क्या, ऑलरेडी फाइनल अकाउंट कर चुके, नेट प्रॉफिट आपको दे रहे हैं, तो नेट प्रॉफिट एज पर फिनांस था, उसको टैक्स के हिसाब से कन्वर्ट करोगे, डिसअलाउड अलाउड एडलिस्ट करके, हम लोग तो सब क्लास में किए थे। तो क्वेश्चन 12 आप करते हैं, क्या दिया, डॉक्टर दासगुप्ता मेडिकल प्रैक्टिशनर, तो उन्होंने कुछ रिसिप्ट और पेमेंट दे दिया है, तो उसके हिसाब से आपको बताना है उनका कितना इनकम बिजनेस इनकम आएगा, ठीक है, रिसिप्ट पेमेंट्स ऑफ प्रीवियस ईयर, और लास्ट में पूछा कंप्यूट इनकम फ्रॉम प्रोफेशन ऑफ दासगुप्ता फॉर द असेसमेंट ईयर, तो लिखो कंप्यूटेशन ऑफ income from business and profession of Dr. दासगुप्ता फॉर द असेसमेंट ईयर रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर, ये जैसे लिखते और लिख लेना, हम इग्नोर कर रहे हैं, बस अभी प्रैक्टिस करना है। पर्टिकुलर्स एक डिटेल के लिए कॉलम करोगे और एक नेट अमाउंट है, तो ये डायरेक्ट मेथड है, तो लिख लेना इनकम अलाउड, इनकम एडमिसेबल या अलाउड एज पर टैक्स। मेनली इसको, इसके लिए एकदम सिंपल कंसेप्ट है, बिजनेस और प्रोफेशन से जो कमा रहे हो वो आपका इसमें आएगा, और कुछ और आधा हेड्स ऑफ इनकम होता है ना, हाउस प्रॉपर्टी, फिर सैलरी, फिर कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस भी याद रखना, तो वो सब इनकम अगर इसमें इंक्लूड है तो उसको डिसअलाउ करोगे और नहीं लेना है, ठीक है ना। इनकम ओनली प्रोफेशन रिलेटेड लेना है। तो रिसिप्ट साइड देखो, बैलेंस से तो ओपनिंग कैश था, कंसल्टेशन फीस डॉक्टर का तो इनकम आएगा ना, तो लिखो कंसल्टेशन फीस, कंसल्टेशन फीस, कौन है, डॉक्टर है ना, तो ऑब्वियसली इनकम है, 5,46,200, 546,200। नेक्स्ट, इसके बाद है क्या, विजिटिंग फीस, यस, विजिटिंग फीस, ये भी तो डॉक्टर का इनकम आएगा ना, तो प्रोफेशन का इनकम आएगा 72,000, कितना 700। आगे एडजस्टमेंट देखोगे कुछ रिलेटेड है तो देखा जाएगा, नहीं, ठीक है। डिविडेंड, ये अदर सोर्सेस इनकम होता है, बोलो यस सर, तो इसमें नहीं आएगा। सर्जिकल फीस, यह सर्जरी की उसके लिए फीस लिया, आएगा डॉक्टर का ही तो इनकम, सर्जिकल फीस, कुछ छोटा मोटा सर्जरी चेम्बर में कर लेता है ना, और वो बड़ा हॉस्पिटल में करते तो फिर हॉस्पिटल का इनकम होगा, इनका, इनको जो फीस मिलेगा वो उनका बहुत, सॉरी, उनको तो सैलरी मिलता है हॉस्पिटल में, ठीक है ना। तो नहीं, मैं सर्जिकल फीस कितना मिला इनको, बोलो 70500। सर गिफ्ट फ्रॉम पेशेंट, पेशेंट से गिफ्ट मिला, एक चीज, अगर कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे एडजस्टमेंट में, तो इसमें हम लोग दो एजम्पशन ले सकते हैं, क्या चीज, अगर पेशेंट से गिफ्ट मिला और ये बर्थडे गिफ्ट है पर्सनल, तो ये आपका अदर सोर्सेस है, लेकिन पेशेंट आपका सर्विस, आप डॉक्टर है, आपका सर्विस से अप्रिशिएट होके दे रहे हैं, फॉर अप्रिसिएशन ऑफ सर्विस, तो आपका प्रोफेशन का इनकम हो जाएगा, सिंपल बात है ना। एक डॉक्टर के पास पेशेंट आता है, पेशेंट मतलब कहीं पर ठीक नहीं हो रहा था, इनके पास आया, डॉक्टर गुप्ता के पास आए और इन्होंने ठीक कर दी उनको, तो पेशेंट खुशी से क्या, उनका फीस तो देता ही है, बाद में जब आया एक बार फिर कि अरे सर आपके लिए मेरा इतना ये हो गया, आप सर मेरे तरफ से रख लीजिए, तो ये जो गिफ्ट किए है ना, तो ये आपका प्रोफेशन की इनकम माना जाएगा, क्योंकि वो अप्रिसिएशन ऑफ सर्विस, उनका काम के अप्रिसिएशन हो रहा है, और लेकिन उनका बर्थडे में आके अगर कोई गिफ्ट कर रहे हैं तो बर्थडे गिफ्ट तो पर्सनल गिफ्ट हो जाएगा, उनका शादी में आके गिफ्ट कर रहे तो मैरिज गिफ्ट हो जाएगा, वो अदर सोर्सेस में देखा जाएगा टैक्सेबल होगा या नहीं, लेकिन वो गिफ्ट
पर्सनल मतलब अदर सोर्सेस का पार्ट हो जाएगा, समझ में आया ना। तो ये गिफ्ट भी लिखो, इसमें एज्यूम कर लेंगे, क्या एजम्पशन लेंगे, फॉर अप्रिसिएशन ऑफ सर्विस। जब पेशेंट से मिला कुछ बताया नहीं तो ये एजम्पशन लेंगे, गिफ्ट फ्रॉम पेशेंट। तो अगर एजम्पशन चेंज हो रहा है ना तो आंसर चेंज हो सकता है, ऐसा नहीं कि आप रॉन्ग हो, या क्लियर कुछ नहीं है, आप जो एजम्पशन वो करेक्ट करोगे, ठीक है ना। तो लिखो गिफ्ट फ्रॉम पेशेंट, कितना मिला था 24,700, ये लिख लेना, एज्यूम फॉर appreciation of प्रोफेशनल सर्विस, ठीक है, और अप्रिसिएशन ऑफ प्रोफेशनल सर्विस। तो ये आपका प्रोफेशन का माना जाएगा। यस सर। इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट ऑब्वियसली अदर सोर्सेस इनकम है, फिक्स्ड डिपॉजिट इनकम आज थोड़ी प्रोफेशनल इनकम है। सेवा मेडिसिन, अरे बिजनेस है, बिजनेस एंड प्रोफेशन एक साथ कर रहे हैं ना, सिर्फ प्रोफेशन नहीं देखोगे, चैप्टर हेड ही है बिजनेस एंड प्रोफेशन, तो मेडिसिन बेचे इनकम आएगा, सेल ऑफ मेडिसिन। बोलो मेडिसिन कितना में बेचे, 72,900। सेल ऑफ लैंड, जमीन बेचे तो कैपिटल गेन हो जाएगा बाबू, ये अपना प्रोफेशन का थोड़ी है। ओके, तो इनकम अलाउड मिल गया आपको, इनकम अलाउड मिल गया, इसको ऐड करके आउटर कॉलम लिख लेना, अंडरलाइन क्यों कर रहे हैं, आउटर कॉलम लिख लेना, ठीक है। तो जोड़ो एक बार, जोड़ने से कितना आ रहा है, अरे कैलकुलेटर कहाँ रख दी, इधर है। 5,67, सॉरी 546 प्लस कितना है 72 प्लस 70 प्लस, अरे क्या क्या लिखे, 24 प्लस फिर कितना 72,900 इक्वल टू 7,87,000, ठीक है। कितना है 7,87,000, ये आपका इनकम अलाउड, राइट। यस सर। अब एक्सपेंसेस, अब देखेंगे एक्सपेंसेस, ये लेस करोगे, इनकम से एक्सपेंसेस लेस करोगे ना, एक्सपेंसेस अलाउड एज पर टैक्स, एज पर टैक्स रूल लिखो, एज पर टैक्स लिखो, कोई बात नहीं। अब देखेंगे पेमेंट साइड क्या क्या एक्सपेंसेस किए और वो कितना अलाउ किया जाएगा, राइट। यस सर। तो पेमेंट में देखो एक्सपेंसेस क्या क्या दिया है, पेमेंट साइड देखो एक्सपेंसेस में इलेक्ट्रिसिटी चेंबर, यस सर। तो लिखो क्या लिख रहे, इलेक्ट्रिसिटी चेंबर का ही दिया है, हम चेंबर नहीं लिख रहे, 12,900, ठीक है। यस सर। सेकंड क्या दिया फिर, LIC प्रीमियम है तो पर्सनल है भाई, LIC अपना लाइफ इंश्योरेंस है, बिजनेस का थोड़ी है। बिजनेस का लाइफ क्या होता है, बिजनेस का उस पर इंश्योरेंस होता है, बिजनेस का गुड्स एसेट्स का इंश्योरेंस होता है। कॉस्ट ऑफ मेडिसिन, यस सर, मेडिसिन परचेज किए, सेल किए, बाय किए थे एक्सपेंसेस, सेल किए इनकम, तो कॉस्ट ऑफ मेडिसिन। इसमें एडजस्टमेंट देखना, बाई चांस अगर बोल दिया कुछ मेडिसिन घर में यूज किए तो माइनस करके बाकी आ जाएगा, है ना। इसमें कुछ दिया क्या मेडिसिन रिलेटेड, नहीं, मेडिकल एसोसिएशन का फीस है वो तो ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ मेडिसिन लिख दो, कितना है कॉस्ट ऑफ मेडिसिन है 61,700, कॉस्ट ऑफ मेडिसिन 61,700, राइट। फिर रेंट ऑफ चेम्बर, चेम्बर तो ऑब्वियसली एक्सपेंसिव ही होगा बिजनेस का, अपना घर का रेंट होता तो फिर डिसअलाउड करते। रेंट ऑफ चेम्बर, ऑफिस का ही तो रेंट हो गया ना, कितना रेंट ऑफ चेम्बर दिया 60,000, यस सर, रेंट ऑफ चेम्बर 60,000। नेक्स्ट हाउस होल्ड खर्चा, तो घर का खर्चा है इसमें नहीं आएगा, यस सर। मोटर कार एक्सपेंसेस, तो अलॉय देखोगे मोटर कार पे नोट रहेगा, क्योंकि कार यूज करते हो अपना, घर में भी यूज करते, फैमिली भी यूज करते, प्लस ऑफिस में भी यूज करते, तो एक पोर्शन ऑफिस का होगा ना, कार दे रहे तो मैक्सिमम केस में इसमें एक पोर्शन ऑफिस का होगा,
तो इसलिए देखो नोट, यस 25% प्राइवेट यूज, तो 75% ऑफिस का। तो कार एक्सपेंसेस टोटल कितना दिया था? कार एक्सपेंसेस दे दिया है, मोटर कार एक्सपेंसेस 82,700। इसमें कितना परसेंट? 75%। कर लो 75%। एक मिनट कैलकुलेटर रखे। कितना? 82,700 इंटू कितना? 75%। 25% पर्सनल हो गया ना, इसीलिए 25% छोड़ दो, 75% ऑफिस का हो गया। सॉरी, 62,025। इतना 62,025 है। आप लोग भी कैलकुलेशन कर लोगे, कभी कभी मेरा भी मिस्टेक हो सकता है। अरे आदमी हूँ भाई, मशीन थोड़ी हूँ, मशीन में भी मिस्टेक होता है। तो कभी बटन कुछ और प्रेस कर दिए और फटाफट करने गए, वो हो सकता है। इसीलिए ना फटाफट करने का जरूरत नहीं। ठीक से जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा वेरीफाई कर लेना। ओके, फिर आते आगे। सैलरी ऑफ कंपाउंडर आएगा, सैलरी ऑफ कंपाउंडर। कंपाउंडर सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो ऐड कर लोगे, है ना। प्रीपेड है तो लेस कर दोगे, जितना इसमें कुछ दिया नहीं पूरा ले लो। कितना? 24,000 दिया था। मेडिकल जर्नल दिया तो आएगा एक्सपेंसेस, लेकिन बुक्स होता प्रोफेशनल बुक्स तो उसमें 40% एप्रिसिएशन करते। परचेज ऑफ जर्नल, परचेज ऑफ मेडिकल जर्नल, मैगजीन सेट होता है ना मेडिकल रिलेटेड, वो एक्सपेंसेस माना जाता है। कितना? मेडिकल जर्नल ये आपका 9,600। 9,600, यस सर। अब ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस तो पर्सनल दिया तो इग्नोर इट, पर्सनल घर का है ना, वो नहीं आएगा। अब देखते हैं और क्या दिया इसमें। क्या हुआ? कुछ क्या हो जाता है कभी कभी इसमें, तो डर लगता है रिकॉर्डिंग के टाइम। खैर, डेप्रिसिएशन बाकी है। डेप्रिसिएशन बोल दिया, एक तो सर्जिकल इक्विपमेंट का दे दिया, कैलकुलेशन कुछ करना नहीं है। और एक एक्सपेंसेस है प्रोफेशनल टैक्स। अच्छा, प्रोफेशनल टैक्स तो इसमें नहीं आएगा भाई, इसमें नहीं देखना प्रोफेशनल टैक्स। अरे सर ये प्रोफेशन का करे नहीं, वो सैलरी में आता है ना, तो प्रोफेशनल टैक्स उधर आता है, इसमें थोड़ी आता है। लेकिन मेडिकल एसोसिएशन का फीस बाकी है, मेडिकल एसोसिएशन को देना है, कोई बात नहीं, अलाउ हो जाएगा। इसमें एक्सपेंसेस एक्रूअल बेसिस होता है, तो आउटस्टैंडिंग क्या करते, जोड़ लेते ना भाई। फीस ऑफ मेडिकल एसोसिएशन, फीस ऑफ मेडिकल एसोसिएशन कितना? मेडिकल एसोसिएशन फीस है 5,500, ये अलाउ किया जाएगा। अब डेप्रीसिएशन एज पर टैक्स रूल, डेप्रीसिएशन एज, और ये क्या हो रहा है, एज पर टैक्स रूल। दो डेप्रीसिएशन है, एक तो इक्विपमेंट का और एक कार, दोनों का दे दिया। अलायबल बोल दिया, मतलब ये ऑफिस पर्पस का ही है। कार तो घर पे भी यूज हो रहा था ना 25। अगर कैलकुलेशन करते ओपनिंग कार इतना था, फिर कार खरीदे तो फिर अलग बात था। बार बार इसमें क्यों ब्लिंक कर रहे हैं? कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। ओके खैर, अभी कर लेते हैं, बस इसके बाद एक और रिकॉर्डिंग करें। लिख दो इसमें कुछ प्रॉब्लम है। डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट, इक्विपमेंट पे डेप्रिसिएशन कितना दे रहे? 15,700। अपने आप क्यों ये सब डिस्टर्ब हो रहा है पता नहीं। और कार, ऑन कार, कार का डेप्रिसिएशन ये 15,200। सर पूरा क्यों लेंगे, इसका 75% क्यों नहीं किए? अरे अलाउड बोल दिया तो बिजनेस के लिए होगा, सी और पर्सनली थोड़ी अलाउ किया जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए, नहीं तो कैलकुलेशन होता तो फिर 25% माइनस करके लेते। समझ में आया? यस सर। तो ये सारा एक्सपेंसेस हो गया और कुछ नहीं लेना। अब जोड़ लो सारा एक्सपेंसेस, कितना अलाउड आउट ऑफ कोला माइनस कर दोगे, आ जाएगा आपका। यस, कैलकुलेटर लो, टोटल जोड़ते जाओ। क्या क्या एक्सपेंसेस आ रहे हैं बोलो? 12,900, यस सर। फिर कितना है? 61,700, ठीक है ना। फिर क्या? 60,000, यस सर। फिर कितना? 62,025, यस सर। फिर कितना? 24,000, यस सर। फिर कितना? 9,600, 9,600 प्लस। फिर कितना? 5,500, यस सर।
फिर कितना 15,700, अगेन 15,200, तो सबको जोड़ने से आता है 266,625। तो एक मिनट क्यों नहीं होता है भाई, 266,625 एक्सपेंसेस अलाउड और ऊपर इनकम अलाउड था, माइनस कर दो इनकम से, इससे माइनस कर दो, कितना था 7,87,000, तो बैलेंस ये आया आपका 520,375 हो गया आपका इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। इनकम फ्रॉम हेड लिखोगे बिजनेस एंड प्रोफेशन। अगर टोटल इनकम पूछता फिर अदर हेड्स ऑफ इनकम जोड़ते, है ना, जो अदर इनकम दिया था, इंटरेस्ट इनकम एटसेट्रा एटसेट्रा, तो सारा इनकम जोड़ते, सेल ऑफ लैंड, वो कैपिटल गेन इनकम में गेन दिखाना होता, ठीक है ना। लेकिन इसमें से प्रोफेशन है तो प्रोफेशन का ये कंप्लीट हो गया। तो ये एक रिकॉर्डिंग है, इसके बाद एक और रिकॉर्डिंग करेंगे। आप लोग क्वेश्चन 14 कर, ऐसे 13 कर सकते हो, 13 में जो आंसर है हम बता, नहीं नहीं रहने दो, हम ये कर देंगे, आप लोग को नहीं करना, बस इतना तो करो, हम वो करके देंगे। 13 में जो आंसर है उसमें एक ओल्ड नहीं न्यू रिजिम के हिसाब से आंसर दिया, ओल्ड के हिसाब से उसमें आंसर चेंज आएगा, ठीक है, वो हम बता देंगे, नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में आप लोग को मिल जाएगा। फिलहाल इतना, ठीक है।